Good morning to all of you. Welcome again in chemistry class. Let's continue chapter number 6 thermodynamics. Last class में डिस्कस किया हैश लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ. नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब हम जानते हैं इस तरीके की एंथैल्पी जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में काउंट होती है और कंपाउंड कितना होना चाहिए 1 मोल. कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक होती है. इसके अंदर आपको कंबशन कराना होता है. तो देखिएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन साइन क्या होगा. दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड लेना है, बट नेसेसरी है कि जो भी आपने कंपाउंड लिया है स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं इसलिए ये 1 मोल होना चाहिए. 1 मोल कंपाउंड लिया है और इसको आपने ऑक्सीजन के एक्सेस में रिएक्ट कराना है. ऑक्सीजन के एक्सेस में सफिशिएंट अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन होना चाहिए. कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. जनरली जो कंपाउंड होता है उसके जो भी कार्बन होते हैं वो सब CO2 का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. और इस दौरान जो हीट है वो हीट यहाँ से वर्ल्ड होती है. तो कंपाउंड आपने 1 मोल लेना है. इस 1 मोल कंपाउंड का जब हम कंप्लीटली कंबशन कराते हैं तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है दैट नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसी को ही हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज पर मोल. जरूरी है कंपाउंड 1 मोल होना चाहिए पर मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन. ठीक है. And all the reactant and product being in their standard state as the specified temperature is known as standard enthalpy of combustion. कुकिंग जो गैस होती है हमारी जिसको हम क्या कहते हैं LPG कहते हैं, उनके अंदर क्या होती है ब्यूटेन होती है. मोस्टली ब्यूटेन का फॉर्मूला आपके पास में है. तो अगर हमने उसका 1 मोल लिया, 1 मोल ब्यूटेन आपने ली है, उसका जब हम कंबशन कराएंगे, कंबशन कराने का मतलब होता है एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं. ठीक है. तो एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं. देखिएगा क्या होगा. ब्यूटेन आपके पास में है. ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H4 2 जा 8 प्लस में 2 इज इक्वल टू 10. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कंबशन होगा. तो जितने भी यहाँ से कार्बन है 4 कार्बन, इट मीन्स दे फॉर्म 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 हाइड्रोजन. इट मीन्स दे फॉर्म H2O. How many H2O? According to 10H 5 H2O formed here. And साथ में एनर्जी in the form of heat should be released. Now we balance the chemical reaction. Carbon 4, hydrogen balanced here. Now we balance the oxygen. How many oxygen required here? 4 2 ja 8 oxygen. 5 1 ja 5 oxygen. It's equal to 13 oxygen. 13 oxygen, it means 30 by 2 O2. That's right. So now here required 30 बाई 2 इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे. अब इस रिएक्शन की जितनी भी इंथैल्पी होगी, जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, दैट इंथैल्पी इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन. इस तरीके से हम किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए कितनी इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है या कितनी इंथैल्पी जो है रिएक्शन की होती है, तो इतनी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन. अगर हम ग्लूकोज का कंबशन करा रहे हैं दैट इज ग्लूकोज, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कंबशन इंथैल्पी या इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी हम कह सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इंथैल्पी जो कि 12th क्लास में काम आएगी, इट इज इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन. और सिंबल क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन स्टैंडर्ड, ये इसका सिंबल है. क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं हम, तो आपको कोई भी कंपाउंड लेना है, यू टेक अ कंपाउंड, लेकिन लेना कितना है, बात स्टैंडर्ड है तो नेसेसरी है कि जो कंपाउंड आप ले रहे हैं इट शुड बी 1 मोल.
एक मोल कंपाउंड ले लीजिए। अब इस एक मोल कंपाउंड के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और वो जो एटम्स है वो आपस में कंबाइंड होंगे, ठीक है। और जब वो कंबाइंड होंगे तो ऑब्वियसली उनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसको एनर्जी देनी है और इस वन मोल कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, ऑल जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उन सारे बॉन्ड को ब्रेक करना है, जिससे वन मोल कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट थे वो सारे के सारे एटम्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स राइट। वन मोल सब्सटेंस, वन मोल जो कंपाउंड है उसके ऑल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना है। अब चाहे वो दो बॉन्ड हो या तीन बॉन्ड हो, वन मोल बॉन्ड हो या फोर मोल बॉन्ड हो, जितने भी बॉन्ड है ना सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी दैट नोन एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि सारे बॉन्ड ब्रेक करने पर ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सो इट नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड की बजाय वन बॉन्ड्स ऑफ वन मोल कंपाउंड, ब्रेकिंग, ऐसा कहना चाहिए, ब्रेकिंग bonds, all bonds of one mole substance या कंपाउंड। एक मोल जो कंपाउंड है उसके सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दें और उससे आपको क्या मिल जाए, ऑब्टेन्ड एटम्स इन गैसियस फेज इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाइड्रोजन मान लीजिए आपके पास में है, तो हाइड्रोजन आपके पास है, हाइड्रोजन कितना लेना है आपने, ऑब्वियसली एक मोल। अब इस एक मोल में जितने भी बॉन्ड हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दोनों के दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो आपने ये वन मोल लेना है, उसके अंदर ये जितने भी बॉन्ड हैं, तो एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, ऑब्वियसली 10 मॉलिक्यूल में 10 बॉन्ड होंगे, ऑब्वियसली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें इतने ही बॉन्ड होंगे। और इतने मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वन मोल कहते हैं। तो वन मोल में वन मोल ही बॉन्ड होंगे। इसको ब्रेक कर दें, दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में सेपरेट हो जाएंगे। तो जितनी भी एंथैल्पी का चेंज हुआ, रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी, दैट नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अभी आगे पढ़ेंगे, डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, जितनी एनर्जी यहाँ आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी है एक मोल कंपाउंड के, तो एक मोल जो कंपाउंड होता है उसमें एक मोल ही बॉन्ड होते हैं, इसलिए जनरली डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी होती है वही उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर भी होती है। कुछ एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH4 आपके पास है। अब CH4 जो है मीथेन, उसमें तो वन कार्बन बॉन्डेड विद अदर 4 हाइड्रोजन, वन कार्बन बॉन्डेड विद अदर 4 हाइड्रोजन, दैट इज मीथेन CH4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक जो मॉलिक्यूल है ना, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है। यहाँ पर वन मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है, वन मॉलिक्यूल में बॉन्ड है वो 4। ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 इंटू 4 बॉन्ड होंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 बॉन्ड होंगे। और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स 1 मोल जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे, ऑब्वियसली 4 मोल बॉन्ड। तो हमें बॉन्ड काउंट नहीं करना है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्टैंडर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी में कंपाउंड एक मोल लेना है। अब उसमें बॉन्ड चाहे कितने भी प्रेजेंट हो, डजंट मैटर। दैट्स राइट। कंपाउंड आपके पास 1 मोल है, अब उसमें जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं सारे बॉन्ड आपने ब्रेक करने हैं। और सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली आपको एनर्जी देनी होगी। तो एनर्जी देंगे तो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिससे कार्बन जो है ये सेपरेट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे। दैट्स राइट। जितनी भी यहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ी, जितनी भी एंथैल्पीज आपने यहाँ पर दी, दैट नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और कितनी होती है ये इतनी होती है, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब याद रखिए, इतनी जो एनर्जी आपको देनी पड़ी है वो यहाँ 4 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी है, 4 मोल बॉन्ड।
अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से 1 मोल बॉन्ड को कितनी देनी पड़ी होगी, तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड लगा देंगे। सोडियम अगर आपके पास में हो, सोडियम जो मेटल होता है ऑब्वियसली सॉलिड होता है, तो उसके अंदर सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे जो आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सोडियम लेना है, कितना लेना है, 1 मोल सोडियम ले लीजिए। 1 मोल जो सोडियम आप यहाँ से ले रहे हैं ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ बहुत सारे सोडियम के एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे, मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो 1 मोल सोडियम आपने लिया। एटमाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या करना है, अब आपको एनर्जी देके ऑल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जो सोडियम है ये सॉलिड स्टेट में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉलिड जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। होल बॉन्ड को ब्रेक किया, दैट इज एटमाइजेशन एंथैल्पी। और एटमाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ यहाँ सब्लिमेशन भी हुआ, इसलिए इसकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है दैट आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर। इस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, बस डेफिनेशन याद रखना है और इसे थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, देखिएगा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी सिंबल क्या होता है, सिंबल है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी दो टाइप की होती है, पहली है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरी होती है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और इसका क्या मतलब है, देखिए एटमाइजेशन में क्या करना था, पहले एटमाइजेशन अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको कंपाउंड लेना है, कितना लेना है, 1 बॉन्ड कितने होंगे, बॉन्ड कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स राइट। सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, जिससे एटम्स कौन से स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। दैट एंथैल्पी इज नोन एज एटमाइजेशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या करना है, आपको कंपाउंड लेना है, कितना ले सर, कितना भी ले लीजिए, कंपाउंड के अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं, फिर हमें किस चीज से मतलब है, कंपाउंड आपको लेना है, कितना लेना है कितना भी लीजिए, लेकिन अब वो जो कंपाउंड आपने लिया उस कंपाउंड में बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अमाउंट का कोई मतलब नहीं है, कितना भी लीजिए बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। बट बॉन्ड कितने ब्रेक कर रहे हैं यहाँ से, बस ये याद रखिएगा, जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं ना वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है बस केवल आपको। वहां कंपाउंड 1 मोल है, उसके सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं। यहाँ कंपाउंड कितना भी लो बट उसमें से आपको केवल 1 मोल बॉन्ड ही तोड़ना होता है, दैट्स राइट। और 1 मोल बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली ये जो एटम्स हैं ये गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, तो अब जो एंथैल्पी होगी दैट नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी कंपाउंड के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब डाइएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड आपको 1 मोल तोड़ना है ऑफ अ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड टू ब्रोकन टू फॉर्म द गैसियस फेज, उसको एटम्स को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए एटमाइजेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम रहती है। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन लिया फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन अगर आपने लिया फॉर एग्जांपल, यू टेकन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना लिया, आप बोलेंगे सर हमने हाइड्रोजन 1 मोल लिया। हाइड्रोजन जो होता है बेटा उसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखिएगा हाइड्रोजन का ये 1 अगर मॉलिक्यूल है तो उस 1 मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली 1 बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर हाइड्रोजन के ऐसे में 2 मॉलिक्यूल्स लूं, 2 मॉलिक्यूल्स अगर मैंने लिए तो उसमें बॉन्ड भी कितने प्रेजेंट होंगे, 2। अगर मैंने हाइड्रोजन के यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो बॉन्ड भी कितने होंगे, ऑब्वियसली 10 बॉन्ड।
सॉरी, बॉन्ड भी कितने होंगे यहाँ से 10 बॉन्ड्स। और अगर मैंने हाइड्रोजन के यहाँ से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर मैंने लिए, तो बॉन्ड भी कितने होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बॉन्ड्स होंगे। इतने जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसी को हम क्या कहते हैं 1 मोल। अगर मैंने यहाँ से 1 मोल मॉलिक्यूल लिया यहाँ से, तो बॉन्ड जो है वो भी कितने होंगे 1 मोल बॉन्ड ही होंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर बेटा 2 एटम है, डाई एटमिक होता है, और बॉन्ड सिंगल है, इसलिए अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो इसमें बॉन्ड भी कितने होंगे 1 मोल बॉन्ड ही होंगे। दैट्स राइट। तो हाइड्रोजन 1 मोल है तो उसमें बॉन्ड 1 मोल होता है। अब देखिएगा एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी। एटमाइजेशन एंथैल्पी में आपको जो कंपाउंड है वो 1 मोल लेना होता है। 1 मोल कंपाउंड लिया, सारे बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है, तो जिससे हाइड्रोजन के एटम्स सेपरेट हो गए, दैट इज नोन एज एटमाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज नोन एज एटमाइजेशन एंथैल्पी। जब आप 1 मोल लेते हो तो उसमें बॉन्ड भी कितना है 1 मोल बॉन्ड। हाइड्रोजन आपने कितना भी लिया बट बॉन्ड आपको 1 मोल तोड़ना है, तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ये 1 मोल ही लेना पड़ेगा। तो जो भी एनर्जी देनी पड़ी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आ रही बात समझ में, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो एटमाइजेशन में 1 मोल लेना है, और 1 मोल में बॉन्ड भी कितने होंगे 1 मोल बॉन्ड होंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन में 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना है तो 1 मोल ही कंपाउंड लेना है, तो दोनों के अंदर जो मटेरियल आपने लिया वो इक्वल लिया है, इसलिए इसकी दोनों जो इंथैल्पीज है, एटमाइजेशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, दोनों बराबर होती है। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वही उनकी एटमाइजेशन इंथैल्पी होती है। हाइड्रोजन के अंदर ये लीजिए, तो जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है यही इसकी क्या होती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। दैट्स राइट। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये कब काम में लेनी होती है मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये कब काम में लेनी है मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर मैं आपको ये कहूं कि मीथेन है, मीथेन, अब मीथेन का फॉर्मूला होता है C, और C के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, दैट इज मीथेन, दैट इज मीथेन। अब देखिएगा, अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मीथेन में केवल एक ही तरीके का बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो मीथेन के अंदर आपको CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करें CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब कंपाउंड चाहे कितना भी लो, ये कंपाउंड है कितना भी लो, बट उसमें से बॉन्ड आपको 1 मोल ही ब्रेक करना है, 1 मोल ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो 1 मोल कौन सा ब्रेक करें, देखिएगा अगर आपके पास CH4 होता है, इसमें से अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं एक हाइड्रोजन को, तो CH3 बच जाता है, हाइड्रोजन लग होता है। अब जो CH3 आपके पास बचा, इसका केमिकल एनवायरनमेंट जो है ना वो इससे अलग है, इसलिए अब अगर आप इसमें से हाइड्रोजन को तोड़ना चाहते हो, ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना चाहते हो, तो CH2 और H बनेगा, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग होती है। CH2 जो आपके पास में बचा है, इसका अगर बॉन्ड ब्रेक करते हो तो CH और H बनेगा, तो इसकी एनर्जी कुछ और होती है क्योंकि इसका केमिकल एनवायरनमेंट कुछ और है। यहां देखिएगा CH4 में से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो आपने मान लीजिए CH4 जो है वो कितना लिया 1 मोल लिया, अब इस 1 मोल आपने लिया, उसमें से आप इस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो इसकी जो इंथैल्पी है वो इतनी होती है। फिर CH3 में से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसकी इंथैल्पी कुछ और होती है, CH2 से करेंगे, इससे करेंगे, तो देखिएगा CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी इंथैल्पी चारों बॉन्ड के लिए अलग अलग आती है, चारों के लिए अलग अलग आती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मीथेन है उसमें CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बताइए, इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बताइए,
बट ये तो चारों बॉन्ड्स के लिए अलग अलग आती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में अलग अलग के लिए नहीं पूछा, उसने पूछा सी एच की बताइए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इन चारों की जो इंथैल्पी है उनका हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, चारों को जोड़ना पड़ता है। तो चारों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद उसमें मैं एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो फिर चारों का ऐड किया है तो 4 का डिवाइड लगा दीजिए, तो अब आपके पास आ जाएगी कि आप इनमें से किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एवरेज आपको इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। बस राइट। ये जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी होती है किसमें कैलकुलेट की, किसके लिए कैलकुलेट की जाती है, जनरली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। मीथेन के अंदर सारे के सारे CH4 बॉन्ड जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड लेंथ भी सबकी बराबर होती है, एनर्जी भी बराबर होती है, लेकिन उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है स्टेप बाय स्टेप या सक्सेसिव जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। इसलिए हमें किसी भी एक बॉन्ड की डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है, चारों को जोड़ करके और फिर किसका डिवाइड लगा दीजिए, 4 का। इस तरीके से हम बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है बेटा, वही स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो रिएक्शन की इंथैल्पी से भी रिलेटेड होती है। जैसे जब रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट होते हैं, इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती थी, सम कर दीजिए किसकी इंथैल्पी का बेटा, प्रोडक्ट की इंथैल्पी का, फिर उसमें से किसका डिडक्ट कर दीजिएगा सम करके, और रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी है उसको डिडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इनकी इंथैल्पी नहीं जानते हैं तो फिर बॉन्ड इंथैल्पी से भी यही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट्स की सारी बॉन्ड इंथैल्पी को लिख लीजिए और उसके बाद रिएक्टेंट की जो भी बॉन्ड इंथैल्पी है उनको लिख करके डिडक्शन कर दीजिए, तो आपके पास में रिएक्शन की इंथैल्पी जो है वो आ जाएगी। हो गया है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब जो है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे तक आपका यूज होगा, दैट इज लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी देखिएगा बेटा, लैटिस जो होता है उस लैटिस का फॉर्मेशन कौन करते हैं, जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लैटिस बनाते हैं, वो लैटिस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे NaCl, KCl, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो लैटिस के फॉर्म में पाए जाते हैं, लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर लैटिस इंथैल्पी क्या होगी, क्या कहते हैं साइंटिस्ट, सुनिएगा क्या कहते हैं कि भाई लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। वो कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो लैटिस एंथैल्पी होती है, कोई भी कंपाउंड, बेशक आपके पास NaCl ही क्यों ना हो, AB ही क्यों ना हो, ये आपके पास एक कंपाउंड है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब आपको इसकी लैटिस एंथैल्पी चाहिए, तो क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का आपको 1 मोल लेना है। 1 मोल आप ये कंपाउंड ले लीजिए, आयनिक कंपाउंड जो किसका कि लैटिस बना है, उसके 1 मोल को लेने के बाद, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी भी स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल कंपाउंड ले लीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, तो ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो करके ये किसके अंदर टूट जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो है ना उनकी गैसियस स्टेट में टूट जाएगा। अब जो भी आपको एनर्जी देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज स्टैंडर्ड लैटिस इंथैल्पी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। या उल्टा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड की लैटिस इंथैल्पी चाहिए तो उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को ले आइए, ये इसका आयन है गैसियस स्टेट से और ये इसका आयन है गैसियस स्टेट से, उन आयंस को ले आइएगा गैसियस स्टेट से और लाने के बाद उन आयन को कंबाइंड कर दीजिएगा। अब जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स में एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलेगी तो उससे क्या बन जाएगा, आपका 1 मोल लैटिस बन जाएगा। ये लीजिए 1 मोल लैटिस बन गया। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई दैट नोन एज लैटिस एंथैल्पी। तो दोनों तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 मोल लैटिस हो, आयनिक कंपाउंड हो, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की गैसेस स्टेट में अगर डिसोसिएट करना चाहते हैं तो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जो एनर्जी आपको देनी पड़े दैट इज लैटिस एंथैल्पी। या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को, आयनिक कंपाउंड है उसके 1 मोल को प्रिपेयर करना है,
किससे प्रिपेयर करना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की गैसियस स्टेट से प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी आपको देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occur when one mole of an ionic compound dissociate into its ion in gaseous state. That's right. तो जो भी एनर्जी आपको देनी पड़ी, that is lattice enthalpy. उल्टा भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को, अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की किसी भी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग formation of 1 mole ionic compound from their constituent ions gaseous state is known as standard enthalpy of या standard lattice enthalpy. For example, जैसे अगर आपको NaCl की lattice enthalpy की बात करनी है, तो आपको NaCl लेना होगा, कितना लेना है, 1 मोल NaCl लेना है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। इसे डिसोसिएट करना है 1 मोल को, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की गैसियस स्टेट में डिसोसिएट आपने कर दिया, तो जो भी इंथैल्पी का चेंज आया, दैट इज लैटिस इंथैल्पी। और लैटिस इंथैल्पी जनरली कैसी होती है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ती है। लेकिन ये जो लैटिस इंथैल्पी होती है बेटा, इसे हम सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते लैटिस एंथैल्पी को, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और वो जो इनडायरेक्ट मेथड है कैलकुलेट करने का, वो कहलाता है बोर्न-हैबर साइकिल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्न-हैबर साइकिल से कैलकुलेट करते हैं, ये क्लास 12th में भी एक जगह काम आता है। और बोर्न-हैबर जो साइकिल होता है, इट इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। इसके ऊपर बेस्ड है ये बेटा, हेस लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। क्या होता है बोर्न-हैबर साइकिल, अभी इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, ये बोर्न-हैबर साइकिल बना हुआ है, बोर्न-हैबर साइकिल है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, NaCl की लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। सपोज कीजिए, किसी और के लिए भी कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए NaCl की लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, तो अभी मैंने डिफाइन करके बताया आपको, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, वो होती है कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को, NaCl है, इस NaCl के 1 मोल को आपने बनाना है, किससे बनाना है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनकी गैसियस स्टेट से बनाना है। दैट्स राइट। तो अब जो एनर्जी होगी, अब बताइए, जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। दैट इज लैटिस एंथैल्पी। और बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली ये किस तरीके की होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स राइट, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। ये आपको कैलकुलेट करनी है, बट इट कांट कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोर्न-हैबर साइकिल से, बोर्न-हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, कैसा लेना है, सॉलिड, और क्या लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। तो देखना, ये NaCl है, ये सॉलिड, किससे बनाया है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है उनकी गैसेस स्टेट से। अब आपको थोड़ा सा याद करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंथैल्पी याद कीजिए। फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती थी, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, तो NaCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को, 1 मोल कंपाउंड NaCl को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, सोडियम है, क्लोरीन है, की सबसे स्टेबल फॉर्म से बनाना है। तो सोडियम की सबसे स्टेबल फॉर्म सोडियम सॉलिड, और क्लोरीन की सबसे स्टेबल फॉर्म Cl2 गैस, इनसे आपको बनाना है इसे। तो जो इंथैल्पी यहाँ पर काम आएगी, या जो भी रिएक्शन की इंथैल्पी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दैट्स राइट। तो इस NaCl की फॉर्मेशन इंथैल्पी में क्या करना पड़ेगा, इसके 1 मोल को बनाना होगा।
किससे बनाना होगा इसके वन मोल को बनाना होगा इसके एलिमेंट की सबसे स्टेबल फॉर्म से, इनसे बनाना होगा। लेकिन अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो वहाँ 1 Cl1 तो यहाँ Cl2 है, तो इसका आपको हाफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इन दोनों को कंबाइन कीजिए, NaCl बन जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन एंथैल्पी। ये इजीली कैलकुलेट हो जाती है, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट हो जाती है फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी होती है बेटा, तो याद रखिएगा यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि NaCl की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू होती है इतनी, कितनी है, नेगेटिव के अंदर 411.2 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये NaCl है, सॉलिड स्टेट में है। इस NaCl को अगर हम इसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो बताइएगा 1 मोल आपने सोडियम लिया, उसको आपने 1 मोल गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो इस ड्यूरिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इंथैल्पी होती है, इस इंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सब्लिमेशन इंथैल्पी कहते हैं। और सोडियम के लिए ये सब्लिमेशन इंथैल्पी जो है यही किसके इक्वल होती थी, एटॉमाइजेशन इंथैल्पी के भी इक्वल होती थी। दैट्स राइट, यही किसके इक्वल होती थी, एटॉमाइजेशन एंथैल्पी के भी इक्वल होती थी। ठीक है बेटा, उसके बाद है इसके बाद में अब आपके पास में क्या है, आपके पास में है Cl2 का मॉलिक्यूल। Cl2 के मॉलिक्यूल को जब हम 2Cl में कन्वर्ट करें तो एक मोल कंपाउंड आपने लिया, एक मोल कंपाउंड जो आपने लिया, इस एक मोल कंपाउंड में देखिएगा ये बॉन्ड है, 1 मोल ही बॉन्ड हो। इस 1 मोल बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो 2Cl आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस इंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जो हमने अभी पढ़ी। और इस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में Cl कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, दैट्स राइट। लेकिन हमें 2 नहीं, हमें 1 ही Cl चाहिए, 1Cl। अगर हमने हाफ Cl2 लिया है तो ये जब ब्रेक होगा तो बताइएगा यहाँ से 1Cl गैसियस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 1 मोल Cl2 को ब्रेक कर रहे हो, 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी। और अगर हाफ मोल को ब्रेक कर रहे हो तो फिर बेटा इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, बट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो क्लोरीन की जो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी। फिर आप सोडियम आपके पास गैसियस स्टेट में है, इसको आपने आयोनाइज कर दिया, तो अब जो इंथैल्पी होगी दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, इसको आयोनाइज कर दिया, दैट इज आयोनाइजेशन, नहीं, क्लोरीन जो है उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इस तरीके से एक साइकिल बन गया है। अब इस साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ये हमें नॉन होती है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी एटॉमाइजेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी इतनी होती है। क्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये इतनी होती है, कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकली। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी होती है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी होती है। तो ये और ये इंथैल्पी, ये सारी इंथैल्पी जो है ना ये हमें नॉन हो जाती है, लेकिन लैटिस इंथैल्पी जो है वो हमें नॉन नहीं होती है। तो अब हम लैटिस इंथैल्पी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से लॉ से बेटा, हैश लॉ से। हैश ने क्या कहा था, हैश ने कहा था कि अगर आपके पास एक ही स्टेप में रिएक्शन कराओ तो देखना ये सोडियम, ये हाफ Cl2 दोनों एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो गए इसमें, तो ये इंथैल्पी। और फिर इनको पहले इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें, फिर इन दोनों को कन्वर्ट किया, तो यही रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में भी हो रही है। तो ये जितनी भी एंथैल्पीज हैं इन सब का जो सम होगा, बोलिए इस एंथैल्पी के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इस एंथैल्पी के इक्वल होगा। दैट्स राइट। तो कौन कौन सी एंथैल्पी, ये जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है वो इन सब एंथैल्पीज के सम के बराबर होगी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हैश लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन सी एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, इन सब के इक्वल।
अब यहाँ से देख लीजिएगा आपको कौन सी इंथैल्पी, ये वाली जो इंथैल्पी है ये अननोन है, लैटिस इंथैल्पी, बाकी सारी इंथैल्पी आपको नोन है। सबकी वैल्यूज को रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो लैटिस इंथैल्पी आपकी आ जाए, दैट इज बोर्न-हैबर साइकिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्न-हैबर साइकिल इज दैट, ये कहता है कि ये जितने भी एंथैल्पीज हैं अगर इनका सम कर दोगे आप सबका तो कितना होता है, 0 होता है। दैट्स राइट, ये इसका एक मेन पॉइंट है। पूरे के पूरे सर्कल का अगर आप सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेट एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी साइड से आप जाएंगे। दैट इज बोर्न-हैबर साइकिल that used for calculation of lattice enthalpy। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा है। Enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolve a specified amount of solvent। अगर आपने मान लीजिए NaCl लिया, नमक आपके पास में है, टेबल सॉल्ट आपके पास में है, इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व हो गया है, सॉल्यूशन बन गया है। इस एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी कहेंगे। बट दो चीज है कि सर ये जो हमने सॉल्ट लिया है ये कितना लें, और जो वाटर हमने लिया है ये वाटर हम कितना लें, सॉल्वेंट हम कितना लें। तो जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होती है वो क्या कहती है कि जो आपको सॉल्यूट लेना है, जिसको तुम डिजोल्व कर रहे हो, वो तो 1 मोल ही लेना है, लेकिन जिस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो उस सॉल्वेंट की आपको कोई भी फिक्स अमाउंट लेनी है। तो नमक आपने लिया, अब उसको आप 100 ml में, 1 मोल आपने नमक लिया, उस नमक को आप 100 ml में डिजोल्व कीजिए, 200 ml में डिजोल्व कीजिए, 300 ml में डिजोल्व कीजिए। जब आप 100 में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी वो कुछ और होगी, 200 में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी वो कुछ और होगी, 300 में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी वो कुछ और। तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जब आप 1 मोल सब्सटेंस को डिजोल्व करोगे तो जो भी एंथैल्पी का चेंज आएगा दैट नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आगे सुनिएगा, 300 के बाद अगर आपने उसको 400 में डिजोल्व किया, पानी और मिला के 500 में डिजोल्व किया, पानी और मिला के, और डिजोल्व करेंगे और पानी मिलाएंगे, डिजोल्व होता जाएगा, पानी मिलाएंगे तो ये डाइल्यूट होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब पानी मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, इंथैल्पी में चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन जब आप बहुत पानी मिला देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब कर देंगे तो इंथैल्पी का जो चेंज है वो रुक जाएगा। उसके बाद फिर इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर कितना ही पानी मिलाइएगा। तो चेंज ऑब्जर्व ऑन डिजोल्विंग द सबस्टेंस in an infinite amount of solvent when the interaction between the ions are negligible। जब पानी आप मिला दोगे तो वो आयंस इतने दूर चले जाते हैं कि उनके बीच का ट्रैक्शन फोर्स ही खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फिर कितना ही पानी आप मिला लीजिए, फिर इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता। उस इंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इंथैल्पी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली किस तरीके से कैलकुलेट करें, देखिएगा मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कोई भी सॉल्ट, ये आपके पास कोई भी सॉल्ट ए, इसमें मान लीजिएगा ए जो है वो कटायन है और बी जो है वो, इसका आपने कितना लेना है, 1 मोल आपने लिया। अभी ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। जब आप इसे डिजोल्व कर दोगे तो डिजोल्व करने पर क्या होगा, पहले तो क्या होगा, पहले तो ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये जो आपका सबस्टेंस है जो सॉल्ट था, ये सॉल्ट डिसोशिएट होगा, टूट जाएगा, और टूट करके क्या बना देगा, टूट करके इसमें से जो कैटायन है वो अलग हो जाएंगे गैसेस स्टेट में, और अनाइंस जो है वो अलग हो जाएंगे गैसेस स्टेट में, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब बताइएगा, जब ये सॉलिड है, ये गैसेस आयनों में कन्वर्ट हो गया, इस एंथैल्पी को हम क्या कहते थे, अभी हमने पढ़ा लैटिस एंथैल्पी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल लैटिस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो आपको ये एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट नोन एज लैटिस एंथैल्पी।
दैट नोन एज लैटिस एंथैल्पी। और ये लैटिस एंथैल्पी जो है ये कैसी होती है, क्योंकि आपको देनी पड़ी है, सो इसलिए ये कैसी होगी, इस समय पॉजिटिव। फिर ये जो आयंस बने हैं ये कहाँ पर बने हैं, वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में बने हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट होगा, सपोज वाटर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इन आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज होगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की एन हाई है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सो इट हैव पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, जो नेगेटिव आयन है उसको ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डेड हो जाएंगे, और बॉन्डेड हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो बी नेगेटिव आयन है ये एक्वस हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। अब जब वाटर में डिजोल्व होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसे ये जो ए कैटायन है, वाटर के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्ट कर लेंगे कैटायन को, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये भी वाटर के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, ये वाला जो कैटायन है ये भी आपका एक्वस हो जाएगा। दैट्स राइट। तो दोनों के दोनों एक्वस हो जाएंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब ये जो इंथैल्पी का चेंज होता है, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को लिया, सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने पर जो भी इंथैल्पी का चेंज आया, इस इंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, दैट इंथैल्पी इज नोन एज सॉल्यूशन इंथैल्पी, दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इंथैल्पी अगर आप यहाँ पर हैश लो लगा दोगे तो देखिएगा, इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया एक स्टेप में या 2 स्टेप में कन्वर्ट करना है, तो बताइएगा ये जो सॉल्यूशन की इंथैल्पी है इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो जो सॉल्यूशन की इंथैल्पी होती है बेटा, वो किस किस के सम के बराबर होती है, स्टैंडर्ड जो लैटिस इंथैल्पी होती है, और साथ में कौन सी इंथैल्पी होती है, जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, दोनों के सम के बराबर, दैट इज सॉल्यूशन इंथैल्पी। अब कोई भी कंपाउंड है वो कब डिजोल्व होगा, कब डिजोल्व नहीं होगा। अच्छा एक चीज और यहाँ से समझ सकते हैं, कब डिजोल्व होगा कब नहीं होगा। देखिएगा बेटा, लैटिस इंथैल्पी है, उसके अंदर आपको ये ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी में वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे की एनर्जी बाहर निकलेगी, तो ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ये नेगेटिव होगी, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये अपोजिंग फैक्टर, ये कैसी होगी, नेगेटिव, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव। ये सॉल्यूशन की एंथैल्पी। अब देख लीजिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो फिर कैसी होने वाली है सॉल्यूशन की एंथैल्पी, सॉल्यूशन की उल्टा मैंने बोल दिया, लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये कैसी है, नेगेटिव। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर लैटिस कम है, हाइड्रेशन ज्यादा है, तो फिर सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। सॉल्यूशन की एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी। तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा। ठीक है। और अगर सॉल्यूशन की एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक है इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी, फिर ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, फिर ये कूल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको जब हम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, डिजोल्व करने पर गर्म हो जाता है। जैसे जब भी हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, तो बेटा क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसका मतलब वहाँ सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो है वो कैसी है, नेगेटिव। वहाँ लैटिस एंथैल्पी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है। पानी के अंदर नमक डालते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, कम हुआ इसका मतलब ठंडा हो गया, इट मीन्स एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक हो गया इट मीन्स कौन सी एंथैल्पी ज्यादा कौन सी कम हो गई है, वहां पर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द एनी कंपाउंड्स के लिए जो सॉल्यूशन एंथैल्पी होती है
दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक इट मीन्स यहाँ पर तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा. दैट्स राइट. इट मीन्स डिसोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पॉजिटिव है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ टेम्परेचर देना पड़ता है. इसलिए अगर वहाँ पर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है. दैट्स राइट. लेकिन अगर किसी के लिए डेल्टा सॉल्यूशन की इंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी अपने आप रिलीज होगी. एनर्जी वहाँ पर हमें टेम्परेचर को अगर राइज किया तो फिर वहाँ सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, याद रखेंगे. इफ द लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड जो है वो नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, इजीली डिजोल्व नहीं होगा. जबकि सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है वो बराबर क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी, और साथ में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी. दोनों का सब. ये कैसी होती है नेगेटिव, ये कैसी होती है पॉजिटिव. दस राइट. तो ये बहुत ज़्यादा है तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब एंडोथर्मिक होगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा तब जाकर डिजोल्व होगा, अदरवाइज इट कांट डिजोल्व. याद रखें. डिजोल्यूशन के लिए क्या है, इजीली डिजोल्व होने के लिए, याद रखेंगे, इजीली डिजोल्व होना है, डिजोल्व होना है. ऐसा क्वेश्चन होगा कि कौन डिजोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डिजोल्यूशन होने के लिए जो लैटिस एंथैल्पी है, ठीक है, वो कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन जो इंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इजीली डिजोल्व होगा. लेकिन अगर लैटिस ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, दैन कांट इजीली डिजोल्व. ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखें. आगे थोड़ा सा और डाइल्यूशन इंथैल्पी की बात कर ले. इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन यहीं से ही रिलेटेड है. डाइल्यूट करने का मतलब सीधा सा होता है वाटर ऐड करना है आपने. इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब सीधा सा वाटर को ऐड करना है. इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, it is the heat exchange when additional solvent is added to the solution. जब आपने एक सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूट को आपने उसमें डिजोल्व कर लिया है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, अब आप इसके अंदर एडिशनल सॉल्वेंट और मिलाते हैं, बाहर से और सॉल्वेंट मिलाते हैं, तो फिर जो इंथैल्पी का चेंज आएगा दैट नोन एज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. द इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंडेंट is dependent on original concentration of the solution and amount of the solvent. दो पर डिपेंड करती है डिजोल्यूशन. ये जो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है वो डिपेंड करती है कि जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड था, ओरिजिनल जो सॉल्यूशन था पहले वाला विदाउट डाइल्यूशन वाला, उसका कंसंट्रेशन कितना है, और दूसरा कि उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट कितनी है, दोनों पर डिपेंड करती है. ठीक है. एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंथैल्पी चेंजेस फॉर डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास में HCl गैसियस है, उसको देखना. पहले गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसको हमने 10 एक्वस में, इट मींस 10 मोल एक्वस में, 10 वाटर के अंदर, ऐसे समझ सकते हैं, 10 मोल एक्वस वाटर में डिसॉल्व किया, तो 10 मोल एक्वस वाटर में, तो ये सॉल्यूशन बन गया, इसकी एंथैल्पी इतनी. अब अगर हम यही ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन कह सकते हो, फर्स्ट सॉल्यूशन कह सकते हो. अगर आप वही HCl लेते हो 1 मोल, उसको 25 एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो तो इंथैल्पी का चेंज इतना होता है. सेकंड कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, वही HCl 1 मोल, अगर उसको आप 40 एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हो तो इंथैल्पी का ये चेंज होता है. अगर थर्ड कंडीशन HCl वही 1 मोल है, अगर उसको हम इनफाइनाइट वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इंथैल्पी का ये चेंज होता है. द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है ना. तो देखो सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है. 10 ml में डिजोल्व किया या 10 मोल में डिजोल्व किया तो इतनी एंथैल्पी 25 में इतना, 40 में इतना, इनफाइनाइट में इतना. तो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो देखिएगा किस पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रही है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेस अ लिमिटिंग वैल्यू, द वैल्यू इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन. राइट. जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब वो लिमिट पे हो जाए, जब वो कांस्टेंट हो जाए वैल्यू डिसोल्यूशन की या सॉल्यूशन की, सॉल्वेशन की एंथैल्पी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब हमारे पास में ये दो इक्वेशंस हैं. कौन कौन सी दो इक्वेशंस हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, कोई भी दो इक्वेशन है आपके पास में, ये और ये. इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए, इन दोनों किसी का भी दो का डिफरेंस अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो देखिएगा हमारे पास क्या आने वाला है. हमारे पास दो कंडीशन, स्टेट फर्स्ट या सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड.
सॉल्यूशन फर्स्ट में हमने क्या किया था, HCl को 25 एक्वस में डिजोल्व किया तो इंथैल्पी का चेंज ये आया। जब हमने सॉल्यूशन सेकंड में HCl को 48 एक्वस में डिजोल्व किया, 40 मोल में डिजोल्व किया तो इंथैल्पी का चेंज ये आया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में से, तो सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, इसमें से उसको डिटेक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा HCl आपका 40 एक्वस में से 25 एक्वस को डिडक्ट आपने कर दिया तो कितना आ गया है, तो आपके पास में आ गया है कितना, 40 में से 25 चला गया, 15 आपका आ गया है, दैट्स राइट। तो HCl 15 आपका आ गया है, HCl आपका है और कितना है HCl, ये 15 HCl आपका आ गया है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम इसमें से इसको डिडक्ट कर दें, इट मीन्स दोनों का मतलब हुआ कि HCl जो था वो HCl आपके पास में है, उस HCl को आपने 25 ml वाटर में डिजोल्व किया, 25, तो इंथैल्पी का चेंज हुआ -72.03। इसी HCl 1 मोल को जब आपने 40 ml के अंदर डिजोल्व किया, 40 ml में, तो इंथैल्पी का जो चेंज हुआ वो हुआ -72.79 किलो। अब देखिए, तो कितना वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया है आपने, यहाँ से यहाँ केवल 50 ml वाटर जो है वो और आपने, या 50 मोल आप कह सकते हैं, कितना एक्वस वाटर आपने और ऐड किया है, तो इंथैल्पी का जो चेंज है वो चेंज इतना आया है। इट मीन्स इन दोनों इंथैल्पी का चेंज कब हुआ, जब आपने इसमें 50 ml वाटर ऐड किया। तो HCl 25 एक्वस तो आपके पास था ऑलरेडी, इसमें जब 50 ml एक्वस वाटर और ऐड कर देंगे, 50 ml और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में 40 एक्वस का सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसकी जो इंथैल्पी चेंज होगा 50 ml मिलाने पर वो इन दोनों में डिफरेंस के इक्वल होगा। तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली ये है, इनिशियल वो होगा, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे ये। इसका मतलब 25 ml के अंदर जब हम 50 ml वाटर मिला देंगे, डाइल्यूट कर देंगे इसको 50 ml से, तो इंथैल्पी का चेंज इतना आ जाएगा। इस तरीके से हम जो डाइल्यूशन की इंथैल्पी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इट इज द हीट विथड्रॉ फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अब देखिएगा, डिसोल्यूशन की डाइल्यूशन की इंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कहाँ चला जाएगा, बाहर चली जाएगी, बस राइट। इस तरीके से हम डाइल्यूशन की एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर, क्या क्या डिस्कस किया है, शुरू से हम इसे देख सकते हैं। देखिएगा, आज जो हमने डिस्कस किया, तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा एंथैल्पी। सबसे पहले हमने पढ़ी एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बाद हमने पढ़ा पहले कंबशन एंथैल्पी, फिर एटोमाइजेशन एंथैल्पी। कंबशन एंथैल्पी में 1 मोल कंपाउंड को कंबस्ट करना है, एटोमाइजेशन में 1 मोल कंपाउंड के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। मीन बॉन्ड एंथैल्पी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक ही टाइप के बॉन्ड होते हैं उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, तो वहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी बताने के लिए उन डिफरेंट बॉन्ड्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। फिर लैटिस एंथैल्पी, आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को सिंथेसिस करना है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। आयनिक एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी को डायरेक्ट कैलकुलेट, लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट कैलकुलेटेड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल से कैलकुलेट करते हैं। फिर सॉल्यूशन की एंथैल्पी, किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करना है, सॉल्यूशन एंथैल्पी, ये इन दोनों का सम होती है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो सॉल्यूबल कम होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्युबल ज़्यादा होगा। फिर डाइल्यूट करना है, वाटर ऐड करेंगे तो इंथैल्पी का चेंज होगा, दैट इज डाइल्यूशन एंथैल्पी। और डाइल्यूशन एंथैल्पी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किन्हीं भी दो एंथैल्पी जो है उन दोनों के डिफरेंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।